नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा एआई और माइलस्टोन द लर्निंग हब में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों, दुनिया का हर देश, चाहे वो अमेरिका जैसा डेवलप्ड नेशन हो या इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री, एक कॉमन प्रॉब्लम का सामना करता है और वो प्रॉब्लम है स्कैर्सिटी यानी रिसोर्सेज की कमी। दोस्तों, इंसान की वांट्स यानी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती। हमें बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लेटेस्ट फ़ोन चाहिए और कंफर्टेबल लाइफ भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सब को पूरा करने के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे पैसा, वक्त, लेबर, मशीन्स और नेचुरल रिसोर्सेज, वो लिमिटेड हैं। और इसी लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच जो स्ट्रगल होता है, वही इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन बनाता है। दोस्तों, इसी वजह से हर इकोनॉमी को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं हैं, बल्कि गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, फैक्ट्रीज और हर इंडिविजुअल डेली लाइफ में इनका सामना करता है। सोचिए, अगर किसी देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है। क्या ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाए जाएं या शॉपिंग मॉल्स, क्या लग्जरी कार्स बनाई जाएं या अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, ये डिसीजन सिंपल नहीं होते, क्योंकि एक चीज़ को चूज करने का मतलब होता है दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करना, और इसी वजह से इकोनॉमी को चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। इस क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइज करती हैं और इकोनॉमीज इनका सोल्यूशन कैसे निकलती हैं। हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री के फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करता है। दोस्तों, बिलीव करिए, ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप फ्यूचर में बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के असली प्रॉब्लम्स को समझने वाले हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की पावरफुल मास्टर क्लास। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एक्चुअली अराइज क्यों करती हैं। आखिर हर इकोनॉमी को चॉइसेस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है स्कैर्सिटी और चॉइस। दोस्तों, स्कैर्सिटी का सिंपल मतलब होता है रिसोर्सेज की कमी, यानी हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हर इंसान ज़्यादा कंफर्ट, बेटर लाइफस्टाइल, अच्छी एजुकेशन, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी कार्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, लेकिन इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स और टाइम, वो सब लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और इसी वजह से इकोनॉमी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो शायद इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट हाई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फिर हर इंसान अपनी हर ज़रूरत बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी कर लेता। लेकिन रियलिटी में रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, इसी वजह से हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। सोचिए, आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं और आपको एक इम्पॉर्टेंट बुक भी खरीदनी है और दोस्तों के साथ मूवी भी देखने जाना है, लेकिन पैसा लिमिटेड है, तो आपको चॉइस लेनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट पूरी इकोनॉमी पर भी अप्लाई होता है। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस भी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से चॉइसेस लेती हैं। जैसे गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि बजट का ज़्यादा हिस्सा हॉस्पिटल्स पर खर्च किया जाए या डिफेंस पर, रोड्स बनाए जाएं या स्कूल्स। दोस्तों, इसी स्कैर्सिटी की वजह से इकोनॉमी के सामने सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, क्योंकि हर डिसीजन के साथ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जुड़ी होती है, यानी एक चीज़ को चूज करने के लिए किसी दूसरी चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच का अनबैलेंस हाई सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मेन रीजन है। इसी वजह से हर इकोनॉमी को रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन करना पड़ता है ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। दोस्तों, इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि स्कैर्स रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली कैसे यूज किया जाए और कैसे बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस लिए जाएं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्कैर्सिटी और चॉइस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में चाहे आप बिजनेस करें, मैनेजमेंट में काम करें या फाइनेंशियल प्लानिंग, हर जगह आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का मेन रीजन है अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, और इसी वजह से हर इकोनॉमी को स्मार्ट चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फैक्ट्रीज लिमिटेड हैं, लेबर लिमिटेड है और बजट भी लिमिटेड है, लेकिन लोगों की डिमांड्स हर दिन बढ़ती जा रही हैं। किसी को लग्जरी कार्स चाहिए, किसी को अफोर्डेबल हाउसेस, किसी को हॉस्पिटल्स और स्कूल्स चाहिए और किसी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ए फ्लैट सवाल ये उठता है कि इकोनॉमी सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। दोस्तों, इसी सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाएं। दोस्तों, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए इकोनॉमी हर चीज अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर ज्यादा रिसोर्सेज लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किए जाएंगे तो बेसिक नेसेसिटीज की प्रोडक्शन कम हो सकती है। इसी तरह अगर ज्यादा रिसोर्सेज डिफेंस और वेपन्स पर स्पेंड किए जाएंगे तो एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। ए फ्लैट एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। सोचिए, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड बजट है। ए फ्लैट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि नए शॉपिंग मॉल्स बनाए जाएं या नए हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से प्रायोरिटी चूज करनी पड़ेगी। यही व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है। दोस्तों, इकोनॉमीज को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जाएं या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली लोगों की नीड्स सैटिस्फाई करते हैं, जैसे क्लोथ्स, फूड, मोबाइल फोन्स और डेली यूज प्रोडक्ट्स। वहीं कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जैसे मशीन्स, फैक्ट्रीज और हैवी इक्विपमेंट। अगर इकोनॉमी प्रेजेंट नीड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी तो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अगर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस होगा तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, इसी चॉइस को मैनेज करना इकोनॉमी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम का डायरेक्ट रिलेशन स्कैर्सिटी और चॉइस से होता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इकोनॉमी को प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज सबको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी चीजें सोसाइटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इस प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस और मैनेजमेंट डिसीजंस भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। हर कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना प्रॉफिटेबल होगा और किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना सही रहेगा। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम का मतलब होता है इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाएं। मान लीजिए एक फैक्ट्री को 1000 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस करने हैं। ए फ्लैट फैक्ट्री के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो मॉडर्न मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ज्यादा वर्कर्स को काम पर रखे और मैनुअल लेबर का यूज करे। ए फ्लैट सवाल ये उठता है कि प्रोडक्शन का सही मेथड कौन सा होगा। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस प्रॉब्लम में इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज किस टेक्निक और मेथड से किया जाए ताकि प्रोडक्शन एफिशिएंट भी हो और कॉस्ट भी कम रहे। दोस्तों, जनरली प्रोडक्शन के 2 मेजर मेथड्स होते हैं। पहला, लेबर इंटेंसिव टेक्निक।
और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा ह्यूमन लेबर का यूज़ होता है और मशीन्स कंपैरेटिवली कम यूज़ होती हैं। ये मेथड उन कंट्रीज़ के लिए यूज़फुल होता है जहां पॉपुलेशन और लेबर फोर्स ज़्यादा होती है, जैसे इंडिया, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज होती हैं। वहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मॉडर्न मशीन्स, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है। इस मेथड में प्रोडक्शन फास्ट और एफिशिएंट होता है, लेकिन इसमें लेबर कंपैरेटिवली कम यूज़ होती है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका और जापान ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं। A-फ्लैट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। सोचिए एक गारमेंट फैक्ट्री कपड़े प्रोड्यूस करती है। अगर वो मैनुअल स्टिचिंग और वर्कर्स का ज़्यादा यूज़ करे तो वो लेबर इंटेंसिव मेथड होगा, लेकिन अगर वही फैक्ट्री रोबोटिक मशीन्स और ऑटोमेटिक सिस्टम्स का यूज़ करे तो वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड बन जाएगा। दोस्तों, इकोनॉमी को प्रोडक्शन मेथड चूज करते वक्त कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कॉस्ट, अवेलेबल लेबर, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि गलत प्रोडक्शन मेथड इकोनॉमी के रिसोर्सेज को वेस्ट भी कर सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे किया जाए। गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस दोनों इस प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन टेक्निक डायरेक्टली प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करती है। दोस्तों, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग और इंडस्ट्रियल डिसीजंस इसी लॉजिक पर बेस्ड होंगे। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए, हाउ टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम का मतलब होता है इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी टेक्निक और मेथड का यूज़ किया जाए ताकि रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो सके। सोचिए एक इकोनॉमी ने सक्सेसफुली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर ली, फैक्ट्रीज चल रही हैं, प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किन लोगों के बीच होगा। क्या सिर्फ रिच लोग हाई लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे या पुअर और मिडिल क्लास लोगों को भी बेसिक नेसेसिटीज मिल पाएंगी। दोस्तों, इसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का तीसरा मेजर प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम में इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोड्यूस की गई गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी के किन लोगों तक पहुंचेंगी और किस क्वांटिटी में पहुंचेंगी। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी में हर इंसान की इनकम इक्वल नहीं होती। कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ मिडिल क्लास और कुछ पुअर। इसी वजह से हर इंसान की परचेसिंग पावर भी अलग होती है, यानी जिस इंसान के पास ज़्यादा इनकम होगी वो ज़्यादा गुड्स और बेटर सर्विसेज अफोर्ड कर पाएगा। वहीं लो इनकम ग्रुप के लोग सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज तक लिमिटेड रह सकते हैं। A-फ्लैट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझिए। सोचिए मार्केट में एक लग्जरी कार लॉन्च होती है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली वो कार मेनली रिच पीपल हाई परचेस कर पाएंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट अफोर्डेबल पब्लिक बसेस और लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाती है तो उसका बेनिफिट मिडिल क्लास और पुअर पीपल को भी मिलेगा। यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनकम लेवल्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों, मार्केट इकोनॉमी में जनरली गुड्स UNHI लोगों के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं जो उन्हें अफोर्ड कर सके। इसी वजह से कंपनीज ज़्यादातर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पर फोकस करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट्स को सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडीज, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर और राशन स्कीम्स लॉन्च करती हैं ताकि पुअर सेक्शन को भी बेसिक फैसिलिटीज मिल सके। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम का डायरेक्ट रिलेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और परचेसिंग पावर से होता है। इकोनॉमी को ये इंश्योर करना पड़ता है कि रिसोर्सेस और प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में बैलेंस वे में हो। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक्स का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में हर कंट्री इस चैलेंज का सामना करती है। डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज, हर जगह इनकम इनइक्वालिटी और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एक मेजर इशू होता है। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस, फाइनेंस
मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस में आपको मार्केट डिमांड के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रॉब्लम का मतलब होता है इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि प्रोड्यूस की गई गुड्स और सर्विसेज सोसाइटी के किन लोगों के लिए होंगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ए फ्लैट जरा एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी देश के पास फैक्ट्रीज भी हैं, वर्कर्स भी हैं, मशीन्स भी हैं और नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं हो रहा। कुछ फैक्ट्रीज बैंड पड़ी हैं, कई वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हैं और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा। दोस्तों, इसी सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप अवेलेबल हैं उनका पूरी कैपेसिटी के साथ यूज होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कई बार इकोनॉमिक स्लोडाउन, लैक ऑफ डिमांड, पुअर मैनेजमेंट या टेक्नोलॉजी इश्यूज की वजह से रिसोर्सेज अंडरयूटिलाइज्ड रह जाते हैं। ए फ्लैट एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए एक फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट डिमांड कम होने की वजह से फैक्ट्री सिर्फ 60 वर्कर्स को हाई काम दे रही है। बाकी वर्कर्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, यानी अवेलेबल लेबर का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। इसी तरह अगर मशीन्स अवेलेबल होने के बावजूद प्रोडक्शन लो हो तो कैपिटल रिसोर्सेज भी वेस्ट हो रहे होते हैं। दोस्तों, इकोनॉमी के लिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अनयूज्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है लोअर प्रोडक्शन, लोअर इनकम और स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी वजह से गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस हमेशा ये ट्राई करते हैं कि रिसोर्सेज आइडल ना रहे और उनका प्रोडक्टिव यूज हो। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट नए इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रही है, स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है या एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है। इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। दोस्तों, फुल यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से भी कनेक्टेड होता है। अगर इकोनॉमी पीपीसी कर्व के अंदर ऑपरेट कर रही है तो इसका मतलब होता है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा। वहीं अगर इकोनॉमी पीपीसी कर्व पर ऑपरेट करे तो इसका मतलब है रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन डायरेक्टली प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इसीलिए इकोनॉमीज के लिए ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल प्लानिंग, फाइनेंस और पॉलिसी मेकिंग में रिसोर्स यूटिलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है इकोनॉमी को अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम और एफिशिएंट यूज इंश्योर करना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि इकोनॉमी को क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट नीड्स को सैटिस्फाई कर लेना हाई इनफ नहीं होता। हर इकोनॉमी को फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है और यही से शुरू होती है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी और नेशनल इनकम को टाइम के साथ इंक्रीज करना, यानी आज के कंपैरिजन में फ्यूचर में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव करना। हर कंट्री चाहती है कि उसकी इकोनॉमी फ्यूचर में और स्ट्रांग बने, इंडस्ट्रीज ग्रो करें, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो और लोगों की इनकम बढ़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए इकोनॉमी को प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर ग्रोथ के बीच बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ए फ्लैट एक सिंपल एग्जांपल समझिए। सोचिए एक कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ए फ्लैट इस कंट्री को डिसाइड करना है कि रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज कंज्यूमर गुड्स बनाने में किया जाए या कैपिटल गुड्स बनाने में। कंज्यूमर गुड्स जैसे फूड, क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स और डेली यूज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली लोगों की प्रेजेंट नीड्स सैटिस्फाई करते हैं। वहीं कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स, फैक्ट्रीज, टूल्स और टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं।
अगर इकोनॉमी सिर्फ प्रेजेंट कंफर्ट और कंज्यूमर गुड्स पर फोकस करेगी तो शॉर्ट टर्म में लोग सैटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। वहीं अगर इकोनॉमी ज़्यादा रिसोर्सेज, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे तो फ्यूचर में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। दोस्तों, इसी बैलेंस को मैनेज करना इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉब्लम का मेन चैलेंज होता है। गवर्नमेंट्स इसी वजह से रोड्स, इंडस्ट्रीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि फ्यूचर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सके। आपने नोटिस किया होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनकम लेवल्स और नेशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इसीलिए हर इकोनॉमी फ्यूचर ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर ग्रोथ के बीच का बैलेंस हाई इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक प्लानिंग के डिसीजंस इसी लॉजिक पर बेस्ड होंगे। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमी को प्रेजेंट नीड्स सैटिस्फाई करते हुए फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इंक्रीज करना पड़ता है। जरा अपनी डेली लाइफ के बारे में सोचिए। आपको शायद लगता हो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट्स और इकोनॉमिस्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन असल में ये प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ का हिस्सा हैं। हर दिन, हर जगह हम सब लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के बीच चॉइसेस लेते रहते हैं, और इसी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में क्लियरली दिखाई देते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से इसे समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है फैमिली बजट। सोचिए, एक फैमिली की मंथली इनकम लिमिटेड है। ए फ्लैट अस फैमिली को डिसाइड करना पड़ता है कि बजट का कितना हिस्सा एजुकेशन पर स्पेंड किया जाए, कितना फूड और हेल्थ केयर पर, और कितना एंटरटेनमेंट पर। यानी फैमिली को डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस की तरह कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज सबसे पहले किस नीड के लिए किया जाए। दूसरा एग्जाम्पल है बिजनेसेस एंड कंपनीज। दोस्तों, कंपनीज को डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना प्रॉफिटेबल रहेगा, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी है या मॉडर्न मशीन्स। यानी बिजनेसेस डेली बेसिस पर व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट डिसीजंस। गवर्नमेंट्स को लिमिटेड बजट के अंदर डिसाइड करना पड़ता है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिफेंस पर की जाए या एजुकेशन और हेल्थ केयर पर, क्या नए हाईवेज बनाए जाएं या एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाएं। ये सब सेंट्रल प्रॉब्लम्स के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। चौथा एग्जाम्पल है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर फैक्ट्रीज बैंड पड़ी रहें, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड रहें या मशीन्स आइडल रहें तो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी वेस्ट होने लगती है। इसीलिए गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को प्रमोट करती हैं ताकि अवेलेबल रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो सके। दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ का एग्जाम्पल भी रियल लाइफ में इजीली दिखाई देता है। जब कंट्रीज टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और एजुकेशन पर इन्वेस्ट करती हैं तो फ्यूचर प्रोडक्टिविटी और नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। इसी तरह बिजनेसेस भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए नए प्लान्स, मशीन्स और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये हर इकोनॉमी, बिजनेस, फैमिली और इंडिविजुअल डिसीजंस के कोर में एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का असली पर्पस ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे किया जाए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ अचीव की जा सके। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस, फाइनेंस, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के हर डिसीजन में ये कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली अप्लाई होंगे। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी रियल लाइफ का पार्ट हैं और हर इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट डेली बेसिस पर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, अब तक हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को डिटेल में समझ लिया है।
लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में इन कॉन्सेप्ट्स का एक्चुअल इम्पोर्टेंस क्या है। आखिर गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, इकोनॉमिस्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इन प्रॉब्लम्स को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? दोस्तों, आज की मॉडर्न इकोनॉमी बहुत फास्ट चेंजिंग और हाईली कम्पिटिटिव हो चुकी है। रिसोर्सेज अब भी लिमिटेड हैं, लेकिन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वांट्स लगातार बढ़ रही हैं। इसी वजह से स्मार्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमीज को एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन सिखाती हैं, यानी अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ कैसे किया जाए ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स अचीव किए जा सके। अगर इकोनॉमी रिसोर्सेज का सही एलोकेशन नहीं करेगी तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, प्रोडक्शन कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मॉडर्न गवर्नमेंट्स बजट प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में इन कॉन्सेप्ट्स का डायरेक्ट यूज़ करती हैं। गवर्नमेंट्स को डिसाइड करना पड़ता है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज और बजट दोनों लिमिटेड होते हैं। दोस्तों, बिजनेसेस के लिए भी ये कॉन्सेप्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कंपनीज को कंटिन्यूअसली डिसाइड करना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना प्रॉफिटेबल रहेगा, कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर बिजनेसेस रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजंस लाइन तो लॉसेस और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। आज के डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कंट्रीज एआई, ऑटोमेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ताकि फ्यूचर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज किया जा सके। दोस्तों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमीज को सिर्फ प्रेजेंट नीड्स सैटिस्फाई नहीं करनी, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज सेव करने होते हैं। इसीलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ग्रीन एनर्जी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर इतना फोकस दिया जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉडर्न इकोनॉमी में स्कैर्सिटी, चॉइस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना कोई भी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव नहीं कर सकती। एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इन कॉन्सेप्ट्स का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप और गवर्नमेंट सेक्टर के हर डिसीजन में सेंट्रल प्रॉब्लम्स का रोल होता है। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिए दोस्तों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मॉडर्न वर्ल्ड में एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, सस्टेनेबल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। दोस्तों, आज की क्लास में हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को डिटेल में समझा। हमने देखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से हर इकोनॉमी को इम्पोर्टेंट चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझा। दोस्तों, इकोनॉमिक्स सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि डेली लाइफ और बिजनेस डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। A-फ्लैट आज का होमवर्क ये है कि आप अपनी डेली लाइफ के 5 एग्जाम्पल्स लिखिए जहां स्कैर्सिटी और चॉइस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ हो। मुझे उम्मीद है कि आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगली क्लास में हम इकोनॉमिक्स के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और माइलस्टोन के साथ ग्रो करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।